demonetization will happen. Let's listen into BSP Supremo Mayawati, who's speaking at the moment. जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। वो कितने दूध के धुले हैं। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं, वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, पहले ये तो बताएं। और आज की जो गाजीपुर की रैली हुई बुरी तरीके से फेल हुई है और 1 लाख लोग भी, पूरी ताकत लगाकर 1 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। मुश्किल से 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो पाए, जबकि पूरे बिहार की ताकत, रेल फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी, दिहाड़ी में लोग लाए गए और पूरी ताकत लगाकर ये रैली की और रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, फेल हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि चाहे बीजेपी के लोग मीडिया को मैनेज करके तो वो जो भीड़ दिखा रहे थे, मैंने ये देखा ज्यादातर वो भीड़ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ अलग अलग इधर उधर की भीड़ दिखाकर तो तब जाकर वो मीडिया में अपना चेहरा दिखा पा रहे थे कि रैली में बहुत लोग आए, लेकिन ये रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। और आज जो गाजीपुर में बीजेपी की रैली हुई है, तो इस रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है, उस पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की गाजीपुर की हुई रैली में अपने पूरे भाषण के दौरान, जितने समय में उन्होंने भाषण दिया है, अपने पूरे भाषण के दौरान आज जो कुछ भी कहा है वे पूर्ण रूप से थोता चना व बाजे घना की ही तरह था। और सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए जो ये कहा है कि बेईमानों से आजादी के बाद से अब तक की काली कमाई के हिसाब लिए जाएंगे। अच्छी बात है। इस पर हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि देश की आम जनता हर प्रकार के भ्रष्टाचार, कालाधन, जमाखोरी व राष्ट्रीय संपत्ति की लूट आदि के अभिशाप से स्थायी मुक्ति चाहती है। और इस संबंध में हमारी पार्टी हर कड़े फैसले व सजा का तहे दिल से स्वागत भी करती है, जिसके क्रम में ही उसने यानी कि देश की आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र व ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया है। ये किसी से छिपा नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने महाभ्रष्टाचारी ललित मोदी व विजय माल्या को देश से भगा दिया, बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया। और साथ ही देश में 66,000 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद करवा दिया और उनमें से किसी का भी काला चेहरा आम जनता के सामने नहीं आने दिया, अभी तक नहीं आया है। किंतु 500 व 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाकर देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों, युवकों, बुजुर्गों, मरीजों, लाचार लोगों को भारी मुसीबत में डालकर उन्हें घंटों घंटों खुले आसमान में खड़ा करवा करके
सामूहिक तौर पर जन पीड़ा देने का ये गलत काम अवश्य ही इन्होंने किया है। इस प्रकार देश की आम जनता को सामूहिक तौर पर ऐसी कड़ी सजा क्यों? इसका जवाब श्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना होगा। इसके अलावा देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। अर्थात यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है और अब वे इस नारकीय स्थिति से यथाशीघ्र मुक्ति चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों से अगले 1 महीने तक धैर्य रखने के लिए जो कहा जा रहा है, वह सरकारी घोषणा वास्तव में लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को इतने अपरिपक्व तरीके से, कच्चे तरीके से जनसाधारण को इतना अत्यधिक प्रभावित करने वाले फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी व आपाधापी करने की क्या जरूरत थी? जब हम जल्दबाजी बोलते हैं तो कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने ये कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है। उनका ये कहना था कि ये फैसला हमने सीक्रेट रखा और 10 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, 10 महीने का समय बहुत होता है। 10 महीने में यदि इनकी सही मायने में तैयारी होती तो आज जो बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, लोगों को 1-1 हजार के नोट तक, लोगों को 1,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं, लोगों को 2,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं। कितना बुरा हाल है। एटीएम मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है और ज्यादातर मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि एटीएम और ये जो बैंकों में पैसा आया ही नहीं है। 10 महीने की तैयारी चल रही है तो 10 महीने में तो ये जो नए नोट ला रहे थे वो कहाँ हैं? वो तो जनता के सामने आने चाहिए। और ये बहाना बना रहे हैं कि बैंक जो है वो कभी छुट्टी का बहाना, कभी बोलते हैं कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार आरबीआई तय करता है कि व्हाट इज द लीगल टेंडर। तो आज अगर आपने अनाउंस कर दिया कि 500 रुपए और 1000 रुपए इन 3-4 एक्टिविटीज को छोड़ के फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या ये कोशिश करेंगे कल से करने की, फिर तो परसों से सारे हो जाएंगे। Do you think the desperation? Do you think the clarification? Why is the government continuously coming out with appeals? Center minister. वो तो आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के जरिए नोट भेजे जाएंगे, उससे साफ जाहिर है कि सिचुएशन बहुत सीरियस क्राइसिस में है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आजादी के बाद से आज तक मुझे तो नहीं लगता कि हेलीकॉप्टरों के अंदर नोट भेजे गए थे। नोट ऊपर से बरसाएंगे क्या, जैसे पैकेट बरसाते हैं? वो क्या करेंगे वो नोट? मतलब तो इससे साफ जाहिर है कि इवन सेंटर को नहीं अब समझ आ रहा कि करे क्या। वो एडहॉक तरीके से कुछ भी अनाउंस कर दे रहे हैं जस्ट टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। बट जब जनता के घरों के अंदर खाने पीने का सामान खत्म, दुकानों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, लोग 500-500, 1000-1000 रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, तो फिर आप हेलीकॉप्टर से नोट ले भी आए तो दोगे तो उसको 2000 रुपए, 2400 रुपए, 10,000 रुपए, उसका गुजारा नहीं चलने वाला, उसका धंधा नहीं चलने वाला। एक आजादपुर मंडी के अंदर, गांधी मार्केट के अंदर 10,000 रुपए के अंदर वो अपनी एक दिन के धंधे की पेमेंट भी नहीं कर सकता। वहां पे गांधीनगर की मार्केट में तो पूरे देश से आते हैं लोग,
और वहां पे कैश में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं और चले जाते हैं। बिना कैश से आप। और सितंबर 2016 में बैंकों के सभी खातों में यह राशि बढ़कर 1,02,082 बिलियन रुपया हो गई। इसीलिए इसे कन्वर्ट करके मैंने आपको जो फिगर दी है, इनका जो डिफरेंस है वो आता है 5,88,600 करोड़ रुपया। यह अतिरिक्त जमा हुआ। तो ये सितंबर में ही राशि यकायक बैंकों के खाते में कहां से आ गई? जमा होने वाली बढ़ी हुई राशि की अप्रत्याशित बढ़ोतरी काला धन सफेद करने की कहानी को अपने आप बताती है। एक चीज और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और देश के, अगर आप आरबीआई के जुलाई से सितंबर के बीच जमा होने वाले पैसे का 2015 और 2016 का कंपैरिजन करें तो आंकड़ा और ज्यादा चौंकाने वाला है। और यह आरबीआई के फिगर्स हैं जो हमने ली हैं। जुलाई 2015 में यानी एक साल पहले सभी बैंकों में लगभग 88,301 बिलियन रुपया जमा हुआ और सितंबर 2015 में जो पैसा जमा हुआ वो था 89,462 बिलियन रुपया, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जुलाई और सितंबर में अगर आप कंपैरिजन करें तो ज्यादा जमा हुआ। केवल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हुआ। अब आप 2016 में मैं आपको लाना चाहता हूं। जुलाई 2016 में जो सभी शेड्यूल्ड बैंक्स में जमा होने वाली राशि है वो थी 96,196 बिलियन रुपया और सितंबर 2016 में जो मैंने आंकड़ा आपको अभी दिया वो था 1,02,082 बिलियन रुपया। यानी अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपया अधिक बढ़ गए। 2015 में तो ये 1 लाख करोड़ बढ़ा। 2016 में जब नोट बदलने का निर्णय हुआ तो ये 14 लाख करोड़ हो गया। एक साल में बढ़े इन आंकड़ों से काले धन को सफेद में बदलने का असली चेहरा सामने है देश के। चौथी बात, नोट बदलने के फैसले से पहले ही मोदी जी ने देश से बाहर धन भेजने की इजाजत को 130% बढ़ा दिया था। ऐसा क्यों? जब मोदी जी सत्ता में आए नहीं तो उससे पहले हर व्यक्ति कानूनी तौर से 75,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष बाहर भेज सकता था। 26 मई 2014 को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 3 जून 2014 को बनते ही पहला सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मोदी सरकार इशू करवाती है और वो 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 डॉलर प्रति वर्ष कर देती है। उसमें भी कोई खास बात नहीं, आपने 50,000 ही बढ़ाए और कोई बात नहीं। जब मोदी जी को 1 साल ठीक पूरा होता है 26 मई 2015 को, तो एक नया तोहफा मोदी जी निकालते हैं, आरबीआई का एक नया सर्कुलर, और उसके मुताबिक अब आप 2,50,000 डॉलर प्रति वर्ष भेज सकते हैं। तो आपने 2 साल में 75,000 से 2,50,000 डॉलर प्रति वर्ष की लिमिट बढ़ा दी और उसका नतीजा क्या हुआ? लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर बाहर जाते थे, लगभग 10,400 करोड़ रुपया। एक साल में ही 2015-16 में ही वो बढ़कर 30,000 करोड़ रुपया या 4.6 बिलियन डॉलर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आरबीआई के आंकड़े कहते हैं। ये सब हम आपको रिलीज कर रहे हैं। आरबीआई का सर्कुलर भी जो मोदी जी ने इशू किया है वो भी आपको रिलीज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पैसा नोटबंदी के फैसले से या नोट बदलने के फैसले से पहले 130% लिमिट में इजाफा करके किसकी मदद कर रहे थे, ये उन्हें देश को बताना होगा। 5वां, हमने राष्ट्र के नाम उनका बहुत बड़ा संदेश सुना और फिर कई बार कभी वो लोगों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कभी रोते धोते हैं और एक बात बार बार कहते हैं कि 1,25,000 करोड़ रुपया उनकी सरकार 2 साल में
नया लेकर आई है, जिसमें वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का पैसा 65,000 करोड़ शामिल है, और अपनी पीठ थपथपाते हैं। पर एक बात भूल जाते हैं कि उससे पहले 2 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो बगैर वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाए, क्योंकि 1,25,000 करोड़ में 65,000 तो वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का है। कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में 1,30,800 करोड़ रुपया मात्र इनकम टैक्स सर्वे और असेसमेंट से इकट्ठा कर दिया था। यह नहीं बताते देश को। यह सरासर राजनीतिक बेईमानी है। आप उस 1,30,000, अगर आप 1,25,000 में से 65,000 करोड़ निकालें तो मोदी जी ने इनकम टैक्स असेसमेंट और सर्वे और रेट से केवल 57,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, जो 2 साल पहले 1,30,000 करोड़ था। यानी उसके अंदर 100% से ज्यादा कमी आई है। यह बताना भूल जाते हैं। और बड़ा अपनी पीठ थपथपाने की बात नहीं। वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 1997 में भी सरकार लेकर आई थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मिलीजुली एक सरकार थी। उन्होंने भी वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में 33,695 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था। शायद भूल गए मोदी जी। और अगर उसको आप रुपये की आज की कीमत में आंकें तो उस 33,695 करोड़ की आज की कीमत बनती है 85,153 करोड़, जो मोदी जी के 65,000 करोड़ से 1/3 ज्यादा है। और यह भी इतिहास गवाह है कि इस प्रकार की किसी वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से किसी देश में समेत भारत के कालाधन कम नहीं हुआ। तो यह पीठ थपथपाने की बात नहीं, सच्चाई का आईना जरूर देश के सामने रखिए। और छठी बात, अब नया शगुफा ये शादी किए हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां भी बीजेपी के अब ये प्रोग्राम हो गए, 2.5 साल में कुछ किया नहीं है। और अब ये 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार प्रदेश के पैटर्न पर चलकर, जो उन्होंने बिहार में किया असेंबली के चुनाव होने से पहले, उसी पैटर्न पर चलकर अब ये उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों उनसे हिसाब मांग रही है 2.5 साल का उत्तर प्रदेश की जनता, कि 2.5 साल में आपने जो लोकसभा के आम चुनाव में चुनावी वायदे किए थे उसका हिसाब दो। अब इन्होंने कुछ काम किया नहीं, तो अब बिहार प्रदेश की तरह ही तो अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो चुनाव होने से पहले तो अब ये बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अब होगा क्या कि जगह जगह भी इनके पास कुछ बचा तो है नहीं विचारों के पास। अब ये करेंगे क्या कि जगह जगह जाएंगे और अब किस्म किस्म के शिलान्यास करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, या विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित शिलान्यास करेंगे, घोषणाएं करेंगे। अब वो एक छोटी सी रेल है, थोड़े से एरिया के लिए रेल को हरी झंडी वो दिखाई है, वो तो रेलवे मंत्री भी दिखा सकता है, उसको प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। और वो अब शिलान्यास कर रहे हैं। अब उनको वो मेडिकल क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में 2.5 साल तक कुछ याद नहीं आया, पूर्वांचल का अब याद आ रहा है। फिर बोलते हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अभी कुछ महीने पहले गोरखपुर में खाद का कारखाना जो बरसों से बंद पड़ा था, तो लगभग 2 साल तक ये कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। जब चुनाव के लिए अब कुछ ही समय, कुछ महीने बचे, तो वहां जाकर कोई खाद का कारखाना भी शुरू नहीं किया है, केवल अभी उसका शिलान्यास किया है, केवल उसका अभी शिलान्यास किया है। शुरू कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं लगता कि ये शुरू होने वाला है ये चुनाव के दौरान। तो इसलिए अब अपने 2.5 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब ये लोग कर क्या रहे हैं अपनी रैलियों में। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ, हमारी पार्टी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2.5 साल के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए क्या किया, वो उसका हिसाब देना चाहिए। लेकिन वो हिसाब देने की बजाय अब वो हवाई खोखली घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास आदि कर रहे हैं,
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी इनके बहकावे में आसानी से आने वाली नहीं है। अर्थात सही मायने में ये जो पूर्वांचल के लोगों के सामने जो इन्होंने उनके डेवलपमेंट के बारे में उनके उत्थान के बारे में कुछ ठोस बातें करने की बजाय वो इधर उधर की बातें करते रहे। पूर्वांचल के लोग क्या चाहते हैं? पूर्वांचल के लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कि उनका अपना अलग से स्टेट बनना चाहिए। From the BSP Congress to the Aam Aadmi Party, an all-out attack against the government over its demonetization scheme, some calling it a farce, some a scam ahead of the Uttar Pradesh elections, a move that is inconveniencing the common